आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है, जिसमें हम लोग आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी। एलिमेंट्स ऑफ सी के चैप्टर में हम वो सब एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे जो हमें एक सी प्रोग्राम, एक कंप्लीट सी प्रोग्राम लिखने के लिए काम आएगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है जो कंटेंट्स। सबसे पहले आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उनको लिखने के क्या रूल्स हैं, हम लोगों ने उनको किस तरह से यूज करना है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम लोग आइडेंटिफायर्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 है कीवर्ड्स जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, इनको रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। कीवर्ड्स होते क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कीवर्ड आप लोगों के पास एक प्रोग्राम का बेसिक एलिमेंट है जिसके बगैर आप लोग मोस्टली प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो। देन नंबर 3 हम लोगों ने डिस्कस करना है वेरिएबल आप लोगों के पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और ये मोस्टली रैम में होती है, जिसको भी डिटेल में हम लोग लेक्चर के आगे डिस्कस करेंगे। देन नंबर 4 है कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू को बोलते हैं जो चेंज नहीं हो सकती, और इसकी डिटेल हम लोग इसी लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो 4 चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। ये सी का प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारे जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 है आइडेंटिफायर आप लोगों के पास, इसके नाम से आप लोगों को पता चलता है कि ऐसी चीज जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन है। जब आपको कोई बुलाता है तो वो आपको आपके नाम से बुलाता है। इसी तरीके से जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, हम उसमें बहुत सारा डाटा लेंगे, बहुत सारी वैल्यूज लेंगे, उन वैल्यूज का या उन मेमोरी बहुत सारी मेमोरी लेंगे, उन मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई नाम होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। अगर हम लोग इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो आइडेंटिफायर है अ नेम गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल इन अ प्रोग्राम। किसी भी जो आपके बेसिक सी प्रोग्राम के एलिमेंट्स हैं, जैसे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, फंक्शन है, कोई लेबल है, इन सब के जो नाम हम लोग चूज करते हैं, जो नाम हम लोग रखते हैं, उस नाम को आप लोग बोलते हो आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, हम लोग अपने कोर्स में सिर्फ और सिर्फ सी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं या लो, इन सब में जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है जो सभी में मौजूद होता है, वो आप लोगों के पास होता है आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर का मतलब होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन या किसी भी चीज का नाम। आप लोगों के प्रोग्राम में किसी भी चीज का जो आप लोग नाम रखते हो वो है आइडेंटिफायर। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। एक अच्छा नाम वो होता है जो डिस्क्रिप्टिव हो, जो डिस्क्राइब करे कि किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर है, और छोटा हो। डिस्क्रिप्टिव की एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करता है, तो हम ऐसी मेमोरी लोकेशन जहां स्टूडेंट्स के मार्क्स रखेंगे, हम उसका नाम रख सकते हैं मार्क्स। और इसका क्या मतलब है, मार्क्स इटसेल्फ, ये नाम इटसेल्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो इस चीज को आप लोग बोलते हो डिस्क्रिप्टिव। फिर जो सेकंड चीज है वो है शॉर्ट। आइडेंटिफायर नेम्स कभी भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं, वो हमेशा शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट होने से फायदा ये होता है कि आप लोग उसको इजीली बार बार यूज कर सकते हो। वो जितना लॉन्ग होगा उसमें मिस्टेक के चांसेस या एरर के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो आप लोगों ने आइडेंटिफायर में अभी तक जो चीज डिस्कस की, पहला आइडेंटिफायर किसी भी मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल, किसी भी एलिमेंट के नेम को बोलते हैं। देन ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। नंबर 3, आप लोगों के पास आइडेंटिफायर नेम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्टूडेंट के मार्क्स। अगर आपने किसी स्टूडेंट के मार्क्स को सेव करना है तो बजाय इसके कि आप उस मेमोरी लोकेशन का नाम ABC रखो, हम लोग क्या नाम रख देते हैं, मार्क्स, जिससे हमें उस नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें डाटा
किस चीज का है, और शॉर्ट होना चाहिए, कभी भी लेंथी नहीं होना चाहिए। जितना शॉर्ट होगा उतने एरर के चांसेस कम होंगे। एन आइडेंटिफायर ऑफ सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। जब भी कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा जाएगा, उसमें जब भी किसी भी मेमोरी लोकेशन का नाम रखेंगे, आइडेंटिफायर रखेंगे, वो कभी भी 31 लेटर से ज्यादा या 31 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। आपका कंपाइलर हमेशा, अगर आपका नाम बहुत लंबा हो गया, वो 31 कैरेक्टर्स को क्रॉस कर दे, उस लिमिट को क्रॉस कर दे, तो आपका कंपाइलर सिर्फ पहले 31 कैरेक्टर्स को रीड करता है, बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स को वो इग्नोर कर देता है। तो आप लोगों ने जब भी नाम रखना है किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट का, तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि वो 31 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। देन रूल्स है आप लोगों के, जिस तरह हम लोग नाम रखते हैं या मुस्लिम नेम्स हैं, बॉयज के नेम्स, गर्ल्स के नेम्स, तो उसके कोई ना कोई रूल्स होते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी मेमोरी लोकेशन का नाम, किसी भी सी एलिमेंट का नाम रखते हो, तो उसके भी कोई रूल्स हैं। नंबर 1, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। आप लोगों के आइडेंटिफायर में 3 चीजें उसका पार्ट हो सकती हैं। नंबर 1 है अल्फाबेट, कैरेक्टर्स। नंबर 2 है डिजिट्स, जो नंबर्स होते हैं। नंबर 3 है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर या पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हो सकता। तो आपका पहला रूल क्या कह रहा है कि आप जब भी कोई नाम रखो, वो या तो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। कभी भी डिजिट या नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। हाँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लोकेशन पे नंबर आ सकता है, बट पहला कैरेक्टर या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। और मोस्टली रिकमेंडेड होता है कि अंडरस्कोर ना हो। हालांकि रूल में बिल्कुल लीगल है कि आप लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, बट जब हम किसी आइडेंटिफायर को अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं और बाद में हमें कहीं उसे कॉल करना पड़ता है, तो हमारे पास ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम अंडरस्कोर को मिस कर दें। सेकेंड रूल है द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट, कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस कर दिया कि आप लोगों के आइडेंटिफायर में से 3 ही चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 है अल्फाबेट, नंबर 2 डिजिट्स एंड नंबर 3 अंडरस्कोर्स। नंबर 3 आप लोगों के पास है द रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। जो ऑलरेडी आपकी लैंग्वेज में वर्ड्स रिजर्व हुए हैं, उनको हम लोग की वर्ड्स बोलते हैं। आप कभी भी किसी नए वेरिएबल का नाम वो कीवर्ड नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके बड़े बहन भाई या किसी का भी नाम अगर है, तो कभी भी वो नाम रिपीट नहीं हो सकता उसी घर में। छोटे बहन भाई में से किसी का नाम वो नहीं रखा जा सकता। इसी तरीके से जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, तो हम लोग जब कोई नाम रखते हैं तो हम उनको दोबारा से यूज नहीं कर सके। हमें कुछ नया नाम रखना होता है जो पहले से वहां पे प्री डिफाइंड नहीं है। देन आइडेंटिफायर्स की टाइप्स है। पहली है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर आप लोगों के पास एक ऐसा है जिसका स्पेशल मीनिंग है। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज अ स्पेशल मीनिंग। आपके ये जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं, ये नाम पहले से सी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, ये आप लोग खुद से नहीं रखते हो। तो एक ऐसा आइडेंटिफायर जिसका कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग है। C cannot use a standard identifier for its original purpose if it is redefined. For example, हम लोग C में बहुत ज्यादा एक चीज यूज करेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक फंक्शन का नाम है जिसका काम है प्रिंट करना। अगर आप लोग कोई नया वेरिएबल ले लेते हो और उसका नाम प्रिंट एफ रख देते हो, तो वो प्रिंट एफ कभी भी उस मकसद के लिए यूज नहीं हो सकेगा जिसके लिए वो बना था, और उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो सी ने पहले से नाम रखे हुए हैं, वो स्टैंडर्ड है, वो नाम स्टैंडर्ड है, उनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, एसटीडीआई, ये आप कभी भी दोबारा से यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये बैकएंड पे किसी न किसी फंक्शन का नाम या किसी कीवर्ड का नाम होता है, इसलिए हम लोग उसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बोलते हैं। देन आप लोगों के पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, ऐसे आइडेंटिफायर्स जो आप लोग खुद से बना सकते हो,
आइडेंटिफायर्स को के रूल्स को देखते हुए। A type of identifier that is defined by the programmer to access memory location। तो किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जो नाम आप खुद से रखते हो उसको आप लोग बोलते हो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। जब भी आप लोग प्रोग्राम लिखोगे, आप लोगों के पास बैकएंड पे जो भी चीज एग्जीक्यूट होती है वो मेन मेमोरी या रैम में लोड होती है, और आपकी रैम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुई भी होती है। तो जब भी आप लोग कोई भी डाटा सेव करते हो, आप लोग उन छोटे छोटे पार्ट्स में से कुछ सेल्स मेमोरी के ब्लॉक्स लेते हो, और क्योंकि बैकएंड पे उसका एड्रेस बहुत बड़ा होता है, आप याद नहीं रख सकते, तो आप लोग उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई नाम रख देते हो, कोई ना कोई आइडेंटिफायर रख देते हो। उसको आप लोग कहते हो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। द यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। तो ज्यादातर जो आप खुद से आइडेंटिफायर बनाते हो वो किस लिए यूज होते हैं? या तो वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, या तो वो रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए या शो करने के लिए यूज होंगे। एग्जाम्पल जैसे ए है, मैं किसी मेमोरी लोकेशन का नाम ए रख सकती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में भी मार्क्स की एग्जाम्पल दी, मार्क्स रखा जा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट की एज हम लोग सेव करना चाह रहे हैं तो हम एक ऐसा आइडेंटिफायर बना सकते हैं जिसका नाम ही एज हो, ताकि हमें पढ़ के ही पता चल जाए कि इसमें जो भी वैल्यू है वो किसी ना किसी की एज है। देन आप लोगों के पास कीवर्ड्स हम लोग लास्ट लेक्चर्स में भी बहुत दफा डिस्कस किया है। कीवर्ड आप लोगों के पास ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी आपकी सी लैंग्वेज का पार्ट है, जो आप लोग उसका कोई ना कोई मतलब डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं एप्पल। जब भी कोई एप्पल बोलता है आपके माइंड में जो पिक्चर बनती है वो एक एप्पल की होती है। आप कभी भी अपने पास से एप्पल का नेम चेंज नहीं कर सकते हो। इसी तरीके उसका पहले से कोई ना कोई मतलब डिफाइंड है। इसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये पहले से वर्ड्स मौजूद हैं और जिनका कोई ना कोई मतलब पहले से है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं की वर्ड्स। अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। ऐसे वर्ड्स जिनका पहले से कोई ना कोई मीनिंग डिफाइंड है और उनको पर्पस भी पता है, ये किस मकसद के लिए यूज होंगे वो भी पहले से डिफाइंड है। आप उनको अपनी मर्जी के लिहाज से यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल है प्रिंट करने का क्या मतलब है? आप लोगों ने आउटपुट शो करनी है। आप कभी भी प्रिंट को यूजर से डाटा लेने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, वो हमेशा यूजर को डाटा शो करने के लिए ही यूज हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स जो पहले से प्री डिफाइंड है, उनके मतलब और उनके पर्पस भी पहले से प्री डिफाइंड है, उनको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। देन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। हमेशा याद रखना है कीवर्ड का जो मतलब होता है, जिसने सी लैंग्वेज बनाई है ये उसने पहले से अपने पास रिजर्व कर लिया। प्रोग्रामर कभी भी कीवर्ड्स नहीं बनाता है, ये हमेशा लैंग्वेज बनाने वाला जिसने लैंग्वेज को डेवलप किया है वो कीवर्ड्स को बनाता है। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूजर। कीवर्ड्स कभी भी ना तो चेंज हो सकते हैं, ना तो हम उनको कोई नया मतलब असाइन कर सकते हैं। इट इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज डिफाइंड। ये सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज हो सकते हैं जिसके लिए बनाए गए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर प्रिंट का फंक्शन है वो बनाया गया यूजर को डाटा शो करने के लिए, तो वो कभी भी किसी और मकसद के लिए यूज नहीं होगा। वो जब भी यूज होगा वो यूजर को डाटा शो करने के लिए यूज होगा। कंपाइलर को हेल्प करते हैं। कंपाइलर को हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि कंपाइलर को ट्रांसलेट करने में आसानी होती है, क्योंकि वो बैकएंड पे सिर्फ उनको कनेक्ट करता है, उसको पता चल जाता है इन वर्ड्स का क्या मतलब है। और हमेशा सी लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में लिखे जाएंगे। वो कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होंगे, वो कभी भी अपर केस में या टॉगल में नहीं होंगे, वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे। और इनको हम लोग पहले भी डिस्कस किया, इनको हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। और आप लोगों के पास सी लैंग्वेज में टोटल 32 की वर्ड्स हैं। इसके अलावा कोई भी की वर्ड नहीं है, सिर्फ 32 वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग और पर्पस पहले से डिफाइंड है, जिनको हम लोग की वर्ड्स बोलते हैं। अगर हम लोग देखें उनमें से कुछ है, जैसे ऑटो है, आप लोग आगे पढ़ोगे, डू है, गो टू, आप प्रोग्राम के किसी हिस्से में होते हो और आप लोग किसी दूसरे हिस्से में शिफ्ट करना चाहते हो, आप यूज करते हो।
साइंड है, अनसाइंड, इफ, एल्स, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आप लोग यूज करोगे आगे। और ये पहले से, ये 32 कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड है, ना तो आप लोग इनका नाम बदला सकते हो, ना आप लोग इनका पर्पस बदला सकते हो, और ना ही कोई आप ऐसा वेरिएबल ले सकते हो जिनका नाम इनके नाम से मैच करता हो। क्योंकि कभी भी नाम रखते हुए आप लोगों ने हमेशा माइंड रखना है वो नाम रखते हैं जो पहले से मौजूद नहीं है। एक प्रोग्राम में जो चीज पहले से है आप लोग उसको रिपीट नहीं करते हो। देन आप लोगों के पास है वेरिएबल। वेरिएबल आप लोगों के पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जो चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मतलब ही है चेंज। तो ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। आइडेंटिफायर में और वेरिएबल में फर्क क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और उसकी कोई ना कोई टाइप होती है। टाइप का मतलब ये होता है कि आप उस मेमोरी लोकेशन में किस टाइप का डेटा एंटर कर सकते हो, किस टाइप की वैल्यू एंटर कर सकते हो, और वो वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट किए और मैंने शुरू में सम में लिखा था 0। जैसे ही मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स यूजर से लिए, मैंने ऐड किया और मैंने अब सम में क्या डाल दिया, वो नया रिजल्ट। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग सम एक वेरिएबल है जिसकी टाइप फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है, जिसका नाम क्या है, सम, और अब उसमें पहले वैल्यू 0 थी लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो वैल्यू चेंज हो गई। वेरिएबल अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल यूज्ड टू स्टोर इनपुट्स डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसका कोई नाम होता है जो प्रोग्राम के इनपुट डेटा को या रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो वेरिएबल आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और मोस्टली यूज होता है डेटा या प्रोग्राम को डेटा को स्टोर करने के लिए या रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए एग्जीक्यूशन के दौरान। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जिस टाइम हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं उस दौरान उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। The value of a variable may change during execution of a program। हमेशा याद रखना है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। नेम ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। आप लोगों के पास वेरिएबल का नाम कभी भी नहीं बदलेगा। अगर मैंने सम कैलकुलेट करना है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम मैंने सम रख दिया है, उसके अंदर की वैल्यू तो बदल सकती है बट उसका नाम बदल नहीं सकता। Then variables are created in RAM, which is a temporary storage। तो वेरिएबल्स जितनी भी मेमोरी लोकेशंस हैं वो आपकी रैम में बनती हैं, वो हमेशा आप लोगों के पास टेम्परेरी स्टोरेज होती है। जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद होता है तो जितनी मेमोरी वेरिएबल्स ने ली होती है वो रिलीज कर देते हैं। इट कैन ओनली बी यूज्ड और प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल हमेशा सिर्फ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान यूज या प्रोसेस हो सकता है। डेटा इनसाइड वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। तो आप अभी मैंने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी डेटा है, जितनी मेमोरी लोकेशन, जितनी मेमोरी वेरिएबल्स ने ली है, जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होता है वो सारी की सारी मेमोरी लोकेशंस वो रिलीज कर देता है। हमेशा वेरिएबल डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो अगर हम लोग वेरिएबल को दोबारा से देखें तो वेरिएबल क्या है, एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसका नाम आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो बट उसके अंदर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वेरिएबल्स हमेशा रैम में क्रिएट होते हैं और जब भी प्रोग्राम बंद होता है जितनी मेमोरी भी वेरिएबल्स ने यूज की होती है, कंज्यूम की होती है, वो सारी की सारी वो रिलीज कर देता है। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, पिक्टोरियल व्यू देखें अगर हम इसका, तो यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स और उसके अंदर वैल्यू है 10। तो सबसे पहले मार्क्स आप लोगों के पास क्या है, आइडेंटिफायर, वेरिएबल का आइडेंटिफायर, उसका नाम। तो नेम ऑफ अ वेरिएबल क्या है, मार्क्स। अब ये जब भी यूज होगा कभी भी मार्क्स नहीं बदलेंगे। हाँ, उसके अंदर जो वैल्यू 10 है वो 11, 12, 13 कुछ भी हो सकती है बट ये नेम ऑफ वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं होगा। देन आप लोगों के पास एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का नाम।
तो उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है जहां वो ब्लॉक फिजिकली प्रेजेंट होता है। तो वो आप लोगों के पास क्या है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। देन ये जो 10 है ये आप लोगों के पास है कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल या वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, कि उस वेरिएबल के बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर हम लोग आसान लफ्जों में देखें तो वेरिएबल आप लोगों के पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम होता है कोई ना कोई, और उसके अंदर कोई ना कोई डाटा स्टोर होता है, वो किसी भी लोकेशन पे प्रेजेंट होगी। तो 3 चीजें, वेरिएबल का नाम, उस बॉक्स इस मेमोरी लोकेशन का नाम, वो मेमोरी लोकेशन किस एड्रेस पे पड़ी है, और उस बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, उसको हम लोग ओवरऑल बोलते हैं वेरिएबल इन मेमोरी। तो आप लोगों के वेरिएबल के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, अभी आगे चल के हम इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे कि इसमें किस टाइप की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो। अभी हम लोगों ने क्या कहा, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है। अगर मेमोरी लोकेशन है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, कोई ना कोई नाम होगा, और उस लोकेशन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी। देन आप लोगों के पास है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जो सी लैंग्वेज है या C++, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप कोई भी चीज यूज करने से पहले आपको कंपाइलर को बताना पड़ता है। अगर आप लोग अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो उससे पहले आप लोग कंपाइलर को बताओगे कि ये वेरिएबल है क्या, इसकी टाइप क्या है, और हम लोग इसका क्या नाम रख रहे हैं। हम एक मेमोरी लोकेशन, कंपाइलर को बताएंगे कि हम एक मेमोरी लोकेशन लेंगे जिसमें जिसका नाम ये होगा, और उसमें इस टाइप का डाटा आप लोग, अल्फाबेट एंड नंबर्स है, इस टाइप का डाटा आप लोग एंटर कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग बोलते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करना, कंपाइलर को बताना कि मैं आगे चल के एक मेमोरी लोकेशन मुझे चाहिए होगी जिसका नाम ये होगा और जिसकी टाइप ये होगी, इसमें इस टाइप का डाटा मैं यूज करूंगी। The process of specifying the variable name and its type is called variable declaration। आप लोगों के पास वो प्रोसेस जिसमें आप लोग 2 चीजें स्पेसिफाई करते हो, एक कि मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा, दूसरा और उसमें किस टाइप का डाटा आप लोग लिखोगे। तो इसको आप लोग बोलते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन। C is a strongly typed language। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब है कि आप लोगों को स्टार्ट में यूज करने से पहले कंपाइलर को बताना होता है। आप लोगों ने अगर कोई वेरिएबल A B C D यूज करना है, आपने उससे पहले बताना है कि ये A B C या D क्या है, अदरवाइज कंपाइलर उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता, कंपाइलर उसको उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड anywhere in the program before its use। जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, दो हम लोग करते हैं कि शुरू में ही डिक्लेयर कर देते हैं, बट आप प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो उसको यूज करने से पहले। अब आपका कंपाइलर उसको नहीं पहचानेगा अगर आप लोग उसको डिक्लेयर नहीं करोगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम 2 चीजें बताते हैं कि ये वेरिएबल का नाम क्या होगा और इसमें किस टाइप का डाटा हम लोग लिखेंगे, और जब भी कभी वो वेरिएबल यूज होगा उससे पहले ये 2 चीजों का बताना कंपाइलर को मस्ट है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर ऑफ हाउ मच मेमोरी इज नीडेड फॉर ईच वेरिएबल। जैसे मैंने आपको कहा कि वेरिएबल में 2 चीजें डिक्लेरेशन में बताओगे, एक नाम और टाइप, किस टाइप का डाटा आ सकता है, और ये जो टाइप है ये कंपाइलर को ये भी बताती है कि ये वेरिएबल मेमोरी में कितनी लोकेशंस को एक्सेस करेगा, कितनी ज्यादा मेमोरी लेगा या कितनी कम मेमोरी लेगा, इसको इस डाटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए होगी, वो भी टाइप बताती है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में कंपाइलर को 3 चीजें पता चलती हैं। नंबर 1 कि इस वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर 2 इसमें किस टाइप का डाटा यूज हो सकता है, नंबर 3 कि वो कितनी मेमोरी रिजर्व करे उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। वंस डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक वेरिएबल, जैसे हम लोगों ने लिया मार्क्स मोस्टली नंबर्स होता है, इंटीजर टाइप के होते हैं, तो हम लोगों ने लिखा कि भाई इंटीजर टाइप का मार्क्स और उसके अंदर एक वैल्यू।
अब मार्क्स में जो के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो तो चेंज हो सकती है, बट उसकी डेटा टाइप, उसमें किस टाइप का डेटा आ सकता है, वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा वो क्या है कि आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्पेसिफाई करना होता है दो चीजें, नाम और टाइप। नाम हमें बताता है कि आप लोगों ने वेरिएबल को यूज करते हुए किस नाम से उसको बुलाना है। टाइप हमें बताती है कि इसमें किस टाइप का डाटा आ सकता है और उस कंपाइलर को इसको स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। जो भी डाटा टाइप होती है उसी के अकॉर्डिंग कंपाइलर मेमोरी को रिजर्व करता है। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं कि वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, लेकिन उसकी डेटा टाइप कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। देन आप लोगों के पास है सिंटेक्स कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपने हमेशा लिखने होते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, और आखिर में आप लोगों ने यूज करना होता है टर्मिनेटर या सेमीकोलन भी इसको बोलते हैं, और सी लैंग्वेज में प्रोग्रामर इसको बोलता है टर्मिनेटर। अब आप लोगों के सिंटेक्स में दो चीजें हैं। नंबर वन है डेटा टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल, उस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। और आप लोगों के पास वेरिएबल नेम क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है। अगर हम लोग एग्जांपल्स दें, इंट मार्क्स, इंट आप लोगों के पास है डाटा टाइप और मार्क्स आप लोगों के पास है वेरिएबल नेम। अब ये कंपाइलर को बताएगा बैकएंड पे कि आप मार्क्स के नाम का एक बॉक्स मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर लो, और जिसमें जो डाटा आ सकता है वो इंटीजर टाइप का आ सकता है, वो होल नंबर्स में आ सकता है। सेकेंड लाइन अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या है, फ्लोट एवरेज। अब ये क्या बता रहा है, ये भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है। डिक्लेयर करने में दो चीजें हैं, नंबर वन टाइप, नंबर टू नेम। तो फ्लोट एवरेज और टर्मिनेटर, ये है एक एवरेज नाम का वेरिएबल बनाओ जिसमें डेसिमल पॉइंट्स वाले या पॉइंट्स वाले नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। नंबर थ्री आप लोगों के पास है कैरेक्टर ग्रेड्स। ये भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है, जिसमें डिक्लेरेशन कैसे पता चली, पहली डाटा टाइप, दूसरा वेरिएबल का नाम और फिर टर्मिनेटर। इसका मतलब है ये क्या है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब इस वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रेड्स, और इसकी टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप। इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है या एक ही अल्फाबेट आ सकता है। देन आप लोगों के पास है डबल सैलरी। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें फ्लोट में नहीं भी, बहुत ज्यादा पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर होते हैं वो हमें नहीं भी शो हो रही होती, तो हम लोग, या इंटीजर का नंबर बहुत बड़ा हो जाता है वो हमें नहीं शो हो रहा होता, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, डबल डाटा टाइप। ये इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये डाटा टाइप्स है। मार्क्स, एवरेज, ग्रेड्स और सैलरी ये वेरिएबल्स के नेम्स हैं। होपफुली आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन का आइडिया हुआ हो। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे इंटरेक्शन सेशन में पूछ सकते हैं। नंबर टू है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में अगर हम लोग दोबारा से देखें तो हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग सिर्फ स्पेसिफाई क्या करते हैं, डाटा टाइप और नेम। हम लोग उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे। अगर हम अपनी एग्जांपल देखें, मैंने कहा इंट मार्क्स, मार्क्स वेरिएबल का नाम है और इसमें इंटीजर टाइप का डाटा आ सकता है। अगर हम लोग इसी टाइम पे साथ ही वो वैल्यू भी दे दें जो मार्क्स के बॉक्स के अंदर लिखनी है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ assigning a value to a variable at the time of declaration is called value initialization. ऐसा प्रोसेस जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए साथ ही उसको वैल्यू भी दे दें तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल में देखो, मैं लिखूं इंट मार्क्स और इक्वालिटी का साइन हमेशा से यूज होगा असाइन करने के लिए। इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू 100। तो अगर मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू भी दे देती हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। The equal sign is used to initialize a variable. Variable name is written on left side and value is written on the right side of equal sign. अभी हम लोग एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का पहले क्या मतलब है कि प्रोसेस जिसमें हम लोग वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप बताते हैं। डेटा टाइप, नेम, टर्मिनेटर, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जिस टाइम पे मैं डेटा टाइप नेम दे रही हूं
मैं टर्मिनेटर ना लिखूं, मैं पहले इक्वल्स टू लिखूं, फिर वैल्यू लिख दूं और फिर टर्मिनेटर लिखूं, तो ये क्या है, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही मैंने वैल्यू लिख दी, तो उसको मैं बोलूंगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और हमेशा याद रखना है कि इक्वल साइन के राइट साइड पे वैल्यू लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास वेरिएबल का नेम होता है। और जितनी भी मेमोरी आप लोगों ने इसको देनी हो, जब जैसे ही आप वैल्यू दे देते हो डिक्लेरेशन के टाइम पे, साथ ही जब वैल्यू आप लोग दे देते हो, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको उसी वक्त मेमोरी एलोकेट कर देता है। डिक्लेरेशन में उसी वक्त मेमोरी एलोकेट नहीं होती, उसमें वो होता है कि जब ये यूज होगा तो हम इसको मेमोरी दे देंगे। लेकिन अगर आप डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू भी दे दो तो जो भी मेमोरी होती है वो उसको उसी टाइम पे मिल जाती है। अगर हम लोग इसका सिंटेक्स देखें तो क्या है, टाइप नेम, उसके बाद वेरिएबल और फिर इक्वालिटी और वैल्यू। सबसे पहले आप लोगों के पास आता है टाइप नेम, जो भी डेटा टाइप है जिस वेरिएबल को आप लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप होनी मस्ट है। नंबर 2, उस वेरिएबल का नाम जिसको आपने इनिशियलाइज करना है। नंबर 3, इक्वालिटी असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, और इसको यूज मस्ट करना होता है जब आप लोगों ने वैल्यू असाइन करनी होती है, तो उसके लिए आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो। देन है वैल्यू, वो वैल्यू जो आप लोग असाइन करना चाहते हो। तो आप लोगों के पास डिक्लेरेशन के 2 पार्ट्स थे, और बल्कि 3 पार्ट्स थे। हम टर्मिनेटर को भी एक पार्ट कंसीडर करेंगे, सिर्फ डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम और टर्मिनेटर। यहां पे हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? सबसे पहला टाइप, नंबर 2 वेरिएबल नेम, नंबर 3 इक्वालिटी, नंबर 4 वैल्यू, नंबर 5 है टर्मिनेटर। इसके 5 पार्ट्स होंगे। जैसे हम लोग देखें एग्जांपल, इंट डेटा टाइप, मार्क्स उस वेरिएबल का नेम, और उस मेमोरी लोकेशन जिसका नाम हमने मार्क्स रखा, जिसमें हमने बताया कि इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा आएगा, उसमें जो वैल्यू हम लोगों ने उसी वक्त दे दी वो क्या है, 45। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ऑटोमेटिकली उस मार्क्स के जो बॉक्स है उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसमें 45 सेव हो जाएगा। नंबर 2 लाइन अगर हम देखें तो फ्लोट a इज इक्वल टू 7.8। फ्लोट का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। अगर आप इस लाइन को गौर से देखें तो मैंने इसमें सिर्फ एक कॉमा लिखा और b इज इक्वल टू 9.2। अगर ऐसे वेरिएबल्स जिनकी टाइप सेम है तो हम लोग एक दफा टाइप लिख के उनको कॉमास के साथ सेपरेट कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब होता है कि फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है a जिसमें डाटा हमने स्टोर किया 7.8, और फ्लोट टाइप का ही वेरिएबल है b जिसमें डाटा हम लोगों ने स्टोर किया 9.2। अगर ये हम लोगों ने एक ही लाइन में लिखना है तो फ्लोट एक दफा लिखेंगे या इंट एक दफा लिखेंगे और कॉमा के साथ आप लोग सेपरेट करोगे। बट अगर आप लोगों ने इस b को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो आपको दोबारा से फ्लोट लिखना पड़ेगा। नंबर 3 आप लोगों के पास कैरेक्टर ग्रेड। इस लाइन पे अगर आप लोग देखें तो जो मैंने वैल्यू दी है वो है a, एक सिंगल कैरेक्टर है, और जब भी आप लोग कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हो आप लोग हमेशा याद रखना आपने उसको सिंगल कोटेशंस में लिखना है, सिंगल कोट्स में लिखना है। इन एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है जिनकी टाइप सेम है हम उनको सेम लाइन में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं कॉमा के डिफरेंस के साथ। देन अगर आप लोगों ने कैरेक्टर टाइप 4 टाइप के डेटा को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है वो हमेशा सिंगल कोट्स में होगी। देन जैसे आइडेंटिफायर्स को लिखने के कुछ रूल्स थे वैसे वेरिएबल्स के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल का नाम रखते हुए आप लोग कोई ना कोई रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1 वेरिएबल जो आइडेंटिफायर का भी था, वेरिएबल का जो भी नाम आप लिखोगे उसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। नंबर 2 फर्स्ट कैरेक्टर या तो अंडरस्कोर होगा या लेटर होगा, कभी भी कोई नंबर नहीं हो सकता, और रिकमेंडेड ही होता है कि वो लेटर ही हो। नंबर 3 ब्लैंक स्पेसेस कभी भी वेरिएबल नेम में नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप नाम रख रहे हो और वो 2 वर्ड्स हैं और उनके बीच में आप स्पेस देते हो तो आपका कंपाइलर आपको एरर देगा। जब भी आप लोगों ने वेरिएबल नेम लिखना है आप लोगों ने उसके बीच में कभी भी स्पेस नहीं देनी। आप लोग अगर स्पेस देना चाहते हो तो आप उसकी जगह अंडरस्कोर लिख सकते हो, बट आप स्पेस कभी भी नहीं दोगे।
देन आप लोग अपर केस और लोअर केस दोनों में लिख सकते हो। आप रिजर्व वर्ड जो हम लोगों ने कीवर्ड्स डिस्कस किए वो कभी भी यूज नहीं कर सकते हो एज वेरिएबल नेम, क्योंकि वो पहले से बने हुए हैं, उनका पहले से कोई ना कोई मतलब है, तो आप लोग उनको अपना वेरिएबल का नाम रखने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। किसी भी वेरिएबल का नाम प्रिंट एफ नहीं हो सकता। अ वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। आपका जैसे आइडेंटिफायर का रूल था कि आपका वेरिएबल नेम भी 31 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा का होगा तो आपका कंपाइलर सिर्फ पहले 31 को लेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डेटा टाइप। आपके पास जब भी वेरिएबल बनेगा वो एक ही डेटा टाइप के लिए बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अब घर में या कोई भी कहीं पे भी, जैसे एक बुक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बुक आप लोगों के पास आपकी कंप्यूटर साइंस की है, बेशक इसके अंदर इंग्लिश लिखी हो, आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि ये इंग्लिश की बुक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया जिसकी टाइप इंटीजर है, जिसे आपने बता दिया कि इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा आ सकता है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाटा टाइप कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो आप ए नाम का वेरिएबल सिर्फ या तो इंट के लिए ही बना सकते हो। आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो इंट ए फ्लोट ए, ऐसा नहीं होगा। जो एक नाम के साथ एक ही डेटा टाइप एसोसिएट हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। देन आप लोगों के पास है कांस्टेंट, जो हमारे लेक्चर का 4th पॉइंट है। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज हैं या ऐसी मेमोरी लोकेशन जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वेरिएबल क्या था, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है एग्जीक्यूशन के दौरान, जब प्रोग्राम रन होता है उस दौरान, बट कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट की 3 टाइप्स आप लोगों के पास। नंबर 1 है न्यूमेरिक कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2 है कैरेक्टर कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिसमें आप लोग सिंगल अल्फाबेट्स को यूज करते हो या सिंगल कैरेक्टर्स को यूज करते हो, सिंगल डिजिट, सिंगल अल्फाबेट, कुछ भी यूज कर सकते हो। नंबर 3 है स्ट्रिंग कांस्टेंट, जिसमें आप लोग वर्ड्स के कांस्टेंट्स ले सकते हो। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है आप लोगों के पास न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, जो नंबर्स की ऐसे कांस्टेंट्स जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट का क्या है, वैल्यूज विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसी वैल्यूज जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता उनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। वैल्यूज दैट आर काउंटेड, आपके जितने भी होल नंबर की वैल्यूज हैं आप लोग उनको काउंट कर सकते हो। पॉजिटिव कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज कांस्टेंट्स में यूज हो सकती हैं सी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल 56 कांस्टेंट है, -10 एक कांस्टेंट है, 65 कांस्टेंट है, -3। नेक्स्ट आप लोगों के पास है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, ऐसी कांस्टेंट्स जिसमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट होता है। आप लोग इनको ये कभी यूज क्या होते हैं, मैयर्स, बहुत जब हमें मैयर करनी होती है चीजें हम लोग उसमें यूज करते हैं इनको। जैसे न्यूमेरिक या इंटीजर क्या होता है, काउंट कर सकते हो, और आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप मैयर कर सकते हो, जिसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट भी पॉजिटिव भी यूज हो सकते हैं कांस्टेंट, और नेगेटिव भी यूज हो सकते हैं सी लैंग्वेज में। देन एग्जाम्पल देखें तो 56.2, -10.5, 65.0, तो ऐसी वैल्यूज जिनमें पॉइंट इन्वॉल्व होता है वो आप लोगों के पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। देन कैरेक्टर कांस्टेंट जो मैंने बताया था, एनी कैरेक्टर रिटन इन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क इज नोन एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। जब मैंने आपको कहा था कि डेटा टाइप जब कैरेक्टर डेटा टाइप होती है, उसको जब भी वैल्यू देते हैं वो एक ही कैरेक्टर हो सकता है और वो सिंगल कोटेशंस में होता है। तो ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स जो सिंगल कोटेशंस में आप लोग असाइन कर सकते हो उनको आप लोग क्या बोलते हो, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। और उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी यूज हो सकते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के पास हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स। और कैरेक्टर कांस्टेंट की मैक्सिमम लेंथ 1 हो सकती है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करें, जैसे ए
ये करेक्टर है, कैपिटल ए है, स्मॉल एन है, 9 इक्वल, ये डिफरेंट जो भी सिंगल कोट्स में आप लोग करेक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल को असाइन करते हैं वो सारे क्या है, करेक्टर कॉन्स्टेंट्स। देन स्ट्रिंग कांस्टेंट, अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। अब जरूरी नहीं हमें हर दफा एक सिंगल करेक्टर चाहिए, हमें कभी कोई वर्ड भी चाहिए हो सकता है या सेंटेंस भी चाहिए हो सकता है। अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स रिटन विद इन डबल कोट्स या कोटेशन मार्क इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। आप लोगों के पास ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हो, जैसे प्रिंट एफ में हम लोग डबल कोटेशन मार्क में पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट में नंबर्स, कैरेक्टर्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स सब आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक पूरा प्रॉपर वर्ड है जिसको हम लोग डबल कोट्स में का, ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। 1 2 3 एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, इसमें 3 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। फिर कोई एड्रेस है जैसे 99 मॉल रोड लाहौर, ये एक एड्रेस है और इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, स्पेस को भी एक कैरेक्टर ही बोलते हैं और उसको हम लोग डबल कोट्स में लिखा, तो ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होपफुली अब आप लोग इसको बुक से पढ़ोगे। और सबसे पहले जो आप लोगों का होम टास्क है, आप लोगों ने जितने भी टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किए हैं वो सारे के सारे टॉपिक आप लोगों ने बुक के लेक्चर्स, जितने भी टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किए वो सारे के सारे आपने बुक से पढ़ने हैं, उसके नोट्स मेंटेन करने हैं। और एक चीज जो मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में छोड़ी है वो है डेक्लेरेशन और डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। इनमें क्या डिफरेंस है, आप लोगों ने इसको बुक से पढ़ना है, आप लोगों ने इसको सर्च करना है और आप लोगों ने मुझे इसका प्रॉपर आंसर आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ये आप लोगों का होम टास्क है। इस लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म का कोई भी मसला है, तो आप अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने इंटरेक्शन सेशन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे सी के जो फर्दर एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में और प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिखना भी सीखेंगे। तो इस लेक्चर में यही था। थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यू है, आप लोगों ने पढ़ना है और उसके बाद अपने इंटरेक्शन सेशन में उसको डिस्कस करना है।